अगर आपको साधना में भी जाना है तो योग उसमें आपको किस तरह हेल्प करता है, आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे? कि योग होता है योगा नहीं होता, कोई कहता है हाँ योगा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वगैरह वगैरह। मेरा शरीर उस चीज़ के लिए साथ नहीं देता या मेरी विलिंगनेस उस साथ नहीं देती, उस विल पावर को जनरेट करने में कहीं से भी योग हेल्प करता है। जिस समय एक जगह से दूसरी जगह जाने में पूरा दिन या महीनों लग जाते थे, वहाँ पे इंसान को स्ट्रेस नहीं था, वहाँ पे एंजाइटी नहीं थी। अभी कैब बुक करते हो, घर के नीचे आके खड़ी होती है, आप कहते हो एंजाइटी हो रही है। जैसे कुछ लोगों को कफ प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, तो इसमें आप किस तरीके से उनको सलाह देंगे कि वो उनकी ब्रीथिंग भी बेहतर हो जाए? पहले तो जब मेरी इच्छा शक्ति इस लेवल की होती है ना कि मुझे करना ही है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप मनमोहन योगी जैसे कर जाते हो। 90% लोग जिम्मेदारी से भाग जाते हैं, इसलिए वो परेशानी में होते हैं। 10% लोग जिम्मेदारी लेते हैं, इसीलिए वो सक्सेस होते हैं। तो प्रॉब्लम आप क्या खा रहे हो उसमें नहीं है, प्रॉब्लम जो खा रहे हो पचा पा रहे हो कि नहीं उसमें है। अगर पचाने का दम है तो पत्थर भी पच जाता है। जब वो एंजाइटी में है तो उसमें योग आपको किस तरीके से इनिशियल स्टेज में बाहर निकालने में हेल्प करता है? 10 दिन भी अगर आप ऐसा करते हो, रात को खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, सोने से पहले कर सकते हो, तो विद इन 1 मंथ आपको बहुत फर्क पड़ेगा। कहते हैं स्वास्थ्य हो तो संसार है और संसार है तो स्वास्थ्य है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी पूरक परिभाषा को बताने के लिए हमारे पास संपूर्ण रूप से परिभाषित मनमोहन योगी सर हमारे साथ हैं। आइए आज हम उनके साथ मिलकर समझते हैं कि कैसे एक योग हमारे जीवन में स्वास्थ्य को ला सकता है और हमारे संसार को पूरी तरीके से अच्छे से बिल्ड कर सकता है, बना सकता है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले सर आपसे यही क्वेश्चन करूँगी योगा को लेकर के, योग को लेके। पहली बात तो योग और योगा ये 2 शब्द सुनने को मिलते हैं, ठीक है। कई बार हम इनको योगा कहते हैं, कई बार योग कहते हैं, और दोनों को लोग अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये अलग है या एक है? बेसिकली मैंने देखा तो है, मेरी 18 साल की जर्नी में इस पे डिबेट भी देखी और लड़ाई भी देखी है कि योग होता है योगा नहीं होता, कोई कहता है हाँ योगा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वगैरह वगैरह। मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि अगर मैं बीमार हूँ, अगर मैं परेशान हूँ, अगर मेरे को कोई ऐसी पर्टिकुलर बीमारी है कि डॉक्टर कहता है अब लाइफ टाइम इसके साथ जीना पड़ेगा, या फिर आपके पास में बहुत कम टाइम है और फिर उसको कोई कहता है तू योग ज्वाइन कर ले तो ठीक हो जाएगा, तो उसको मेरे को लगता है शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता योग बोलोगे या योगा, उसको बस ठीक होने से मतलब है। तो जो डिबेट है वो ऊपरी स्तर पे तो है, लेकिन जो मोटे हैं, जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जिनको शुगर बीपी थायराइड है, उनको इस डिबेट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उनको सिर्फ ठीक होना है। सो मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, आप योग बोलो या योगा, सामने वाला ठीक होना चाहिए। अगर वो ठीक हो जाता है तो आपका योग बोलो या योगा सफल हो जाता है। ये बात तो आपने एकदम करेक्ट बोली है कि शब्दों में बात नहीं रखी है, बात ऊर्जा में ही है। डेफिनेटली। मेरा जो पहला सवाल है, जो मैं एज अ स्पिरिचुअल टीचर समझती हूँ, लोग इसको अलग अलग देखते हैं, लेकिन मैं इसको एक दूसरे का पूरक मानती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपको योग करना है या आपको मेडिटेशन करना है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एंड अगर आपको साधना में भी जाना है तो योग उसमें आपको किस तरह हेल्प करता है, आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे? देखिए, पहले ये समझना पड़ेगा कि योग एक्चुअली क्या है, क्योंकि योग एक कोई वर्ड है ही नहीं। अगर मैं कहता हूँ कि मनमोहन, तो मनमोहन एक शब्द नहीं है। मनमोहन दिल, दिमाग, नाक, कान, हाथ, मुंह, पूरा शरीर, अंदर से बाहर, मन, शक्ति सबसे मिलकर के एक चीज़ बनी है जिसको मैं कहता हूँ मनमोहन आ गया, ठीक है। ऋतु आ गई, मैं कहता हूँ लक्ष्मी आ गई, ये सब एक शब्द नहीं है, सिर्फ पूरा शरीर है। मैं ये नहीं कह सकता कि मनमोहन का राइट हैंड आ गया, मेरा अकेला एक हाथ चल के नहीं जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरा लेफ्ट लेग आ गया। मतलब कि योग एक पार्ट नहीं है, योग पूरी यूनिवर्सिटी है, योग साम्राज्य है अपना, संस्कृति है अपनी, और योग के अंदर आता है मेडिटेशन। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग की बात होती है। हमने भी वही पढ़ा है, महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में इसकी बात कही है। तो अष्टांग योग में साधना भी आता है, समाधि भी आती है, ध्यान भी आता है, सब कुछ आता है। मैं कौन सा योग जानता हूँ? स्पिरिचुअलिटी में अगर मेरे को जाना है तो डेफिनेटली ओमकार का नाद होता है, गायत्री मंत्र होता है, और बहुत सारे उच्चारण होते हैं। साइलेंस के साउंड को सुनने का भी मेडिटेशन होता है। तो आप किसके थ्रू जाना चाह रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है, या जो टीचर या योग गुरु आपको ले करके जा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उस जर्नी पे आपको लेके कैसे जाया जा रहा है। जैसे अगर मुझे नोएडा से दिल्ली जाना है तो मैं बाइक से जाऊँगा,
हो सकता है मैं कार से जाऊं, हो सकता है मैं कैब बुक करके जाऊं, हो सकता है कि मैं पैदल पद यात्रा करूं। मेरे को दिल्ली पहुंचना है, दैट्स इट। तो अगर मेरे को स्पिरिचुअलिटी में जाना है, अगर मेरे को मेडिटेशन करना है, तो मेडिटेशन की फॉर्म्स बहुत सारी है। मैं कौन से वाले के साथ में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ वो मेरे को देखना पड़ेगा। लेकिन जो क्वेश्चन आपने किया कि योग और मेडिटेशन को लोग एक जैसा देखते हैं या अलग अलग देखते हैं, योग का ही पार्ट है मेडिटेशन, इससे बाहर नहीं है। ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था कि दोनों एक दूसरे का ही अंग है, मतलब योग का ही पार्ट है मेडिटेशन, वो एक दूसरे के पूरक नहीं है। पूरक भी नहीं है। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आज जब लोग बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत एंजाइटी में हैं, एंजाइटी में ही है, डिप्रेशन तो नहीं कहूँगी, क्योंकि डिप्रेशन की स्थिति में वो इसी अवस्था में नहीं होते हैं कि वो कुछ सोच समझ सकें, मैं ऐसा समझती हूँ। जब वो एंजाइटी में है, और एंजाइटी ऑब्वियसली अंदर की किसी ऊर्जा के ख़राब होने के कारण है, तो उसमें योग आपको किस तरीके से इनिशियल स्टेज में बाहर निकालने में हेल्प करता है? पहले अगर आप थोड़ा भी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं बात को इस लेवल पे कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। मैं वो बुक्स की बात कर ही नहीं रहा हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने मास्टर किया, मैंने डिग्री किया, मैंने डिप्लोमा किया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, पे मैं बात ही नहीं कर रहा। बहुत नेचुरल बात कर रहा हूँ जो जन जन तक पहुँच जाती है। और शायद ये कारण भी है कि लोग मेरे को प्यार कर रहे हैं। तो आप ये जानो कि एनजाइटी मतलब क्या, डिप्रेशन मतलब क्या। तो इसको संस्कृत में सिर्फ इतना सा बोलते हैं अवसाद, जिसको आप बोलते हो मेंटल इलनेस। तो अवसाद तो वर्ड है जो मानसिक विकार है, जो ठीक किया जा सकता है। लेकिन प्रोजेक्ट अगर किया जा रहा है एंजाइटी को, प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि डिप्रेशन को, डिप्रेशन की स्टेज ये है, एंजाइटी की ये है, अगर आपको प्रॉब्लम कम हो जाती है तो इसको ये बोलते हैं, बढ़ जाती है तो इसको ये बोलते हैं। मैं योग कभी फंसता ही नहीं है। योग ब्रेन को हेल्दी करने पे काम करता है, जिसके लिए आप भ्रामरी प्राणायाम करो। आपको स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, सब पे काम करेगा। आपको सुसाइडल थॉट्स आते हो, आप फिर भी भ्रामरी प्राणायाम करो, फिर भी आपको हेल्प करेगा। आप ओम का उच्चारण यानी कि उद्गीत प्राणायाम करो। तो भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 3 बार, बढ़ा करके 21 बार तक कर सकते हो। ओम का उच्चारण भी कम से कम 3 बार, बढ़ा करके 5 मिनट कर सकते हो। साथ में अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम अगर आप कर लेते हो। और चौथा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लंबा गहरा सांस लो, फील करो हाँ मेरी लाइफ चेंज हो रही है, मैं बहुत मजबूत हो रहा हूँ, मेरा ब्रेन बहुत एक्टिव हो रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो के साथ में एनर्जी सर्कुलेट हो रही है। अब मुझे कोई शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कोई कमजोरी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रहा हूँ। अगर आप सेल्फ टॉक पे भी काम कर लेते हो तो ये 3 प्राणायाम आपको अगले 3 महीने में जड़ से किसी भी मेंटल इलनेस से बाहर निकालने में सहयोग कर सकते हैं। एक तरीका हो गया योग का, जिस तरीके से मैंने सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला है। दूसरा तरीका यह है कि स्ट्रेस की बात करूं, एंजाइटी की बात करूं, डिप्रेशन की बात करूं, ओसीडी की बात करूं, छोटे से बड़े किसी भी स्टेज की बात करूं, मानसिक विकार की अगर मैं बात करूं, तो ये उपज किसकी है? शायद सोशल मीडिया की, शायद टीवी की, शायद डॉक्टर्स की। कह रहे हैं आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपको कुछ नहीं, आपको एंजाइटी है। ये बोलने वाले की ये प्रॉब्लम एक्चुअली किसकी है? क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को पर्टिकुलर कारण से एंजाइटी हो रही है, जैसे कोई रीज़न ढूंढते हैं, एंजाइटी क्या बोलते हैं, क्यों होती है एंजाइटी? किसी को लगता है कि छाती में भारीपन आ रहा है गैस होने की वजह से, तो लगता है मेरे को हार्ट अटैक ना आ जाए, तो मेरे को एंजाइटी हो रही है, राइट? ऐसे कुछ पॉइंट ढूंढ करके लोग आते हैं और बोलते हैं सर मुझे ऐसा लगता है ऑफिस में ना मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स बहुत होती है, हालांकि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मेरा जस्ट प्रमोशन भी हुआ है, बट फिर भी रात को नींद नहीं आती क्योंकि मेरे को एंजाइटी हो गई है। एंजाइटी क्यों हो गई मैम? पता नहीं, मेरे को लगता है जैसे वो लोग ना मेरे को समझ नहीं रहे। ये जो एंजाइटी वर्ड को लेकर के हम लोगों ने इस तरीके को अपने आप को पजल किया, अपनी लाइफ को पजल किया, तो क्या हमारे माता पिता को कभी एंजाइटी हुई थी? शायद नहीं। हमारे दादाजी को डिप्रेशन हुआ था? शायद नहीं। तो जिस समय में सुविधाएं नहीं थी, जिस समय एक जगह से दूसरी जगह जाने में पूरा दिन या महीनों लग जाते थे, वहाँ पे इंसान को स्ट्रेस नहीं था, वहाँ पे एंजाइटी नहीं थी। अभी कैब बुक करते हो, घर के नीचे आके खड़ी होती है, आप कहते हो एंजाइटी हो रही है। तो अपने आप से पूछो ये उपज पैदा की किसने? और अगर आपको लगता है नहीं नहीं सर जिसको होती है वही जानता है ना, तो भाई साहब जितने भी नाम आप बोल रहे हो ना, ज़्यादातर बीमारियों से निकला हुआ हूँ मैं, ठीक है? मेरे को बैकबोन क्रैक हुआ तो 9 महीने में बेड पे रहा। उसके अलावा नी का ऑपरेशन मेरा हुआ, मेरे को माइग्रेन था, मेरे को विज़न का प्रॉब्लम था, मेरे को और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। जैसे स्टोरेज जब मेरे को बहुत हार्ड लगे लाइक एक्सीडेंट के बाद में, तो मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, ठीक है? फिर मेरे को वही जब ख़राब हो गया तो ट्यूबरक्लोसिस बना। बाद में पता चला कि जो ट्रीटमेंट करा रहे हो ट्रीटमेंट ही गलत है, आपको IBS है। तो इतनी सारी परेशानियों के बावजूद अगर मैं बैठा हूँ और ये बोल रहा हूँ कि सब ठीक हो जाता है, यार पहले दिमाग को समझा लो तो सब ठीक हो जाता है। जो योग बोला प्राणायाम वो करना,
एक काम। दूसरा, अपने आप को प्रिपेयर करना ये बोल करके कि अरुणिमा सिन्हा का पैर कटने के बाद भी वो एवरेस्ट चढ़ गई, तो मेरे दोनों पैर होने के बावजूद भी मैं कहता हूँ पैर में दर्द है, इस वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ। कितना छोटा बोल रहा हूँ मैं। युवराज सिंह को कैंसर होने के बाद भी बाउंस बैक करके आता है, टीम इंडिया में फिर से अपना सिलेक्शन करवाता है। आप कह रहे हो नहीं यार मेरा ना क्रिकेट अच्छा नहीं चल रहा ना आजकल, तो मन कर रहा है फुटबॉल में चला जाऊँ। आप क्या कर रहे हो? हमें गुरुकुल में हमेशा ये बोला जाता था चित्र की पूजा करो या मत करो, चरित्र की करो। मतलब कि भगवान राम जी से मैं क्या सीख रहा हूँ, क्यों मेरे को अयोध्या ही जाना और राम मंदिर ही पहुँचना है? अगर मैं उसकी डेप्थ को समझता हूँ और मैं किसी कारण से नहीं जा पाता हूँ क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं व्हील चेयर पर आ गया हूँ, मुझे कोई मदद नहीं कर सकता, तो क्यों मैं ये बोल के कोच रहा हूँ कि मैं वहाँ तक क्यों नहीं जा रहा? क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान मेरे से नाराज है? क्योंकि गुरुकुल में पढ़ाया चित्र की पूजा हो ना हो चरित्र की होनी चाहिए। मीन्स कि भगवान राम को ये पता था कि मुझे राजगद्दी मिलनी है और उनको बोल दिया गया 14 वर्ष का वनवास जाओ। चले भी गए जैसे तैसे करके, अपने आप को समझा करके, तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए कि मर्यादा में रह करके उन्होंने डिसीजन ले लिया। वहाँ जाने के बाद में उनकी धर्मपत्नी का, सीता माता का अपहरण हो गया। इधर भाई को तीर लग गया, उधर जंगल में किस को ढूंढेंगे, किससे बोलेंगे, पूरा साम्राज्य छोड़ कर के आए। वहाँ उनके पिताजी का निधन हो गया जिसको मुखाग्नि भी वो नहीं दे पाए। उनको होनी चाहिए थी ना एंजाइटी, उनको होना चाहिए था स्ट्रेस, उनको कर लेना चाहिए था, सुसाइड कर लेते वो कि यार मेरा तो सब कुछ बिखर गया, मैं राजा बनने वाला था, मैं तो बिल्कुल रोड पे आ गया, ऐसा करना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, सारी चीज़ें करके लड़के खुद को प्रूफ करके जब वापस आए तो भी लोगों ने ताना मारा, बीबी को वापस से छोड़ना पड़ गया। उसके बावजूद भी बैठे हैं और अपने साम्राज्य को वापस से समेटाए। तब हम कहते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं थे, भगवान राम थे। तो ये भगवान कैसे बन गया अचानक से? आपको कहेगा नहीं नहीं भाई ये ना प्लानिंग होती है, भगवान जी ये इंसान के रूप में आके करके दिखाते हैं। तो भी तो आप सीख जाओ कि जब वो इंसान के रूप में आए तो ये सारे पजल में वो भी फंसे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया जिसको आप पूज रहे हो? उन्होंने भी तो ये सारी सिचुएशंस को हैंडल करते हुए लड़े हैं, गिव अप नहीं किया है, सुसाइड नहीं किया है, एंजाइटी बोल करके इंजेक्शन नहीं लगवाया, उन्होंने खुद को प्रूव किया। इसलिए चित्र की पूजा हो ना हो चरित्र की हो जाए। मीन्स मैं उनसे ये सीख लूँगा। अच्छा, हनुमान जी से क्या सीखना है फिर मेरे को? तो हनुमान जी इतने पावरफुल थे कि यूँ चुटकियों में सब खेल ख़त्म कर सकते थे। रावण की लंका फूंक दी थी, उनको कोई बड़ी बात नहीं थी सब निपटाने में, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं मेरे बॉस से पूछूंगा कि आगे क्या करना है। उन्होंने जितनी जिम्मेदारी है वो करके वापस जाना है मुझे। अब हनुमान जी ये नहीं कह रहे कि अच्छा मेरे को संजीवनी लाल ने बोला एक काम करो नोटिफिकेशन भेजो जरा, मेरे को नेविगेशन दे दो, एक काम करो मेरे को व्हाट्सएप, ऐसा तो नहीं बोला। प्रभु सब हो जाएगा, सूर्यास्त होने से पहले होना, हाँ सब हो जाएगा प्रभु, चिंता मत कीजिए, आपका सेवक हाजिर है। इतना पावरफुल अगर कोई बन जाए जिसके पास इतनी स्ट्रेंथ हो फिजिकली, जो इतना एक्टिव हो, जिसके अंदर दुनिया भर की शक्तियाँ समाहित हो, वो आपकी बात सुनेगा क्या? लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं जी एक को मान लिया अपना सब कुछ, अब वो जो कहेंगे हम तो वही करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैंने किसी को योगा सिखाया, 3 महीने उसको हुए नहीं है, मेरे बगल में ही सेंटर खोल करके मेरे को ही गलत बताएगा। मेरे को क्या सीखना है? चित्र की पूजा हो ना हो चरित्र की हो जाए। मैं ये सीख लूँ कि हनुमान जी से मुझे क्या सीखना है। योगी राज श्री कृष्ण जी पैदा होने से पहले ही उनके ऊपर मौत मंडरा रही थी, और जब तक वो पृथ्वी पे इंसान के रूप में रहे तब तक उनके इर्द गिर्द मौत रही। लेकिन उसके बावजूद भी चाहे बांसुरी बजाना हो या चक्र चलाना हो, सारे काम कर दिए उन्होंने। इसलिए तो पूज रहे हो ना आप। तो आप एक काम की योग अच्छे से करोगे, दूसरा काम कि आप अपने आप को ये बता पाओगे कि भाई जितनी परेशानियों से आप परेशान होकर सुसाइड की सोच रहे हो, उससे ज़्यादा परेशानी से लोग निकल के खुद को प्रूफ कर चुके हैं। सो बी प्रैक्टिकल कि कोई बात नहीं है यार, सर दर्द पैर दर्द है ना, ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं है, मेहनत करेंगे। एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद लाइफ ज़रूर चेंज हो जाएगी। आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, और कैसे स्पिरिचुअलिटी को, राम जी को और कृष्ण जी को लाकर उनको लोग पूजते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि लोग उन्हें पूज रहे हैं, लेकिन पूजने का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। लोग उनको राम चैंट कर रहे हैं। राम एक कॉन्सियसनेस है, कृष्ण एक कॉन्सियसनेस है। उनको चैंट करने का मतलब है कि उनकी ऊर्जा को आत्मसात करना, ठीक है। तो लोग उसको आत्मसात नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल आपसे इस पे सहमत हूँ कि बिल्कुल वैसा करना चाहिए और अपनी लाइफ को वैसा ही। और शायद मेरे को लगता है जिस दिन इंसान ये समझ जाएगा ना कि दुनिया में कोई भी कितना भी बड़ा तोप है, समस्या सबकी लाइफ में आई है, कोई छिप गया है और कोई छप गया है।
तो वो आपको समझना पड़ेगा। या तो मैं ये कहूँ, देखो एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, मैंने पहले भी बोला है, एक बच्चा है 8 साल का जिसको ज़्यादा समझ नहीं है, अचानक से वो स्कूल से आता है और उसको पता चलता है कि उसके पापा की डेथ हो गई। अब वो परेशान होता है, रोता है क्योंकि उसकी माँ बेहोश पड़ी है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बौखला गया है बिल्कुल। मतलब जब रिश्तेदार आए हैं, फ़ोन करने के बाद बुलाया गया है, रिश्तेदार आए हैं, तो वो मुखाग्नि देने के बाद भी रो रहा अपनी मम्मी को पकड़ के कि मम्मी अब हम कैसे रहेंगे मम्मी टाइप वगैरह वगैरह। अब एक सीन हो गया ये। दूसरा सेम एक 8 साल का बच्चा स्कूल से आया, देखा उसने फादर की डेथ हो गई है और मम्मी बेहोश पड़ी है, तो उसने कॉल किया, चाचू कहाँ हो आप, घर आ जाओ चाचू, ऐसा ऐसा हो गया है। एक सिंसियरिटी, रो रहा है, परेशान है, लेकिन एक जिम्मेदारी है उसकी अपनी, वो जान रहा है। वो करके आता है, मुखाग्नि देता है। मुखाग्नि देने के बाद जब सारे रिश्तेदार चले जाते हैं तो अपनी माँ के कंधे पे हाथ रख के बोलता है, माँ टेंशन मत ले, तेरा बेटा है ना, अभी सब हो जाएगा। दोनों की परवरिश में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिचुएशन में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इनके माइंडसेट इनको बताएंगे कि एक लेबर बनेगा और दूसरा बंदा बिलियनियर बनेगा, मिलियनियर बनेगा। और वो ये बोलेगा कि जब मैं 8 साल का था, मेरा फादर एक्सपायर हो गया ना, तो मेरी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी, इसलिए मैं कामयाब हुआ। साथ ही दूसरा ये चीज़ बोलेगा कि मेरा बाप 8 साल की उम्र में जब मैं था ना तो मर गया, तो उसके बाद फिर मैं नशे में फंस गया और उसके बाद मैं कुछ कर नहीं पाया, फिर 6 महीने बाद मेरी माँ भी मर गई। तो प्रॉब्लम सिचुएशन का है ही नहीं, तुम कैसे उसको डील कर रहे हो उसका है। और जिस दिन समझ जाओगे एंजाइटी की कोई औकात ही नहीं है कि आपके पास रहे। बिल्कुल, मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी आपकी। एग्जैक्टली जो हमारे बीच लोग हैं, या हमें से भी बहुत सारे लोग हैं, शायद हमने भी कभी लाइफ में इस चीज़ को किया होगा, क्योंकि टफेस्ट एरिया सबकी लाइफ में आता है। जैसा कि आपने कहा, आपके ऊपर है कि आप जिम्मेदारी लेते हो, जिम्मेदारी से भागते हो। राइट। 90% लोग जिम्मेदारी से भाग जाते हैं, इसलिए वो परेशानी में होते हैं। 99%। 10% लोग जिम्मेदारी लेते हैं, इसीलिए वो सक्सेस होते हैं। और फिर लोगों को लगता है कि मैंने नहीं किया, क्योंकि वो विक्टिमाइज कर रहे होते हैं अपनी सिचुएशन को। एग्जैक्टली यही कह रहा है। राइट। ठीक, मैं भी इस बात को डेफिनेटली मानती हूँ कि अगर कोई भी सिचुएशन है तो आप उसको इस तरीके से देखो कि इसका कोई सोल्यूशन ज़रूर होगा। अगर कोई सिचुएशन आई है तो उसका सोल्यूशन और कमाल की बात यह है कि आप इकलौते इंसान नहीं हो, सेम प्रॉब्लम किसी ने फेस की है और वो कामयाबी की बुलंदियों पे है। और वो बंदा डेफिनेटली सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं ऐसा है जो आप देख करके इन्फ्लुएंस भी हो सकते हो, सही डायरेक्शन में मेहनत भी कर सकते हो, खुद को प्रूव भी कर सकते हो। करेक्ट। बट अगर आपको देखना ही फालतू का है, कोई गटर का पानी पी रहा है, स्क्रॉल करके उसको देख रहे हो, बाद में कहोगे सर मेरे को स्ट्रेस एंजाइटी बहुत रहता है। तुमने निकलने की कोशिश ही कहाँ की है? कहाँ की? तुमने ऐसे किसी इंसान को देखा ही कहाँ है जो तुम्हारी जैसी सिचुएशन में था और आज वो कामयाबी की बुलंदियों पे है? तो तुम देखो ना, तुम्हें देखना किसको है। और मोबाइल सबके पास है ना, कोई कुछ भी देख सकता है, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा। तो तुम डिसाइड करो, अगर तुम्हें निकलना है तो क्या कोई ऐसा है इस दुनिया में जो इससे पहले निकला है? अगर निकला है तो तुम भी निकल सकते हो। लोग एक इस पे सवाल करते हैं सर कि मैम मैं निकलना तो चाहती हूँ या निकलना तो चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं शुरू करता हूँ मुझे अंदर से इच्छा, मतलब मेरा शरीर उस चीज़ के लिए साथ नहीं देता या मेरी विलिंगनेस उस चीज़ पे साथ नहीं देती। तो क्या इस पावर को जनरेट करने में, जिम्मेदारी को जनरेट करने में या उस विल पावर को जनरेट करने में कहीं से भी योग हेल्प करता है? डेफिनेटली करता है। और जो मैंने अभी बोला था ना कि आप भ्रामरी प्राणायाम करो, उद्गीत प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, ये बोला इसलिए क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हो गया रियलिटी का कि आपको एक्सेप्ट करना, प्रॉब्लम आएगा ही। हाँ, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा काम है प्राणायाम का, जिसको आप करके अपने माइंड को हेल्दी बना रहे हो। अब आप जैसा इसको चाहोगे वैसा ये सोचेगा, जितना पावरफुल डिसीजन इससे मांगोगे उतना पावरफुल डिसीजन ये देगा। एंड जितना इजी किसी भी परेशानी को आप इसको फील कराओगे उतना इजी ये फील करेगा। इन शॉर्ट कि मैं डंबल करता हूँ तो बाइसेप्स बनते हैं, सेम प्राणायाम माइंड का डंबल है। अगर आपने 3 प्राणायाम कर लिए अगले 30 दिन तक, मैक्सिमम 3 महीने तक, तो आप ये कह पाओगे कि इधर उधर जो फालतू की चीज़ों में जाता था ना और मैं डिमोटिवेट होता था, फालतू के थॉट्स आते थे, उन सबसे ऊपर उठ गया। क्योंकि आपका ये मैं मजबूत इससे हो चुका बिल्कुल होगा। रिलेट कर पा रही हूँ सर, क्योंकि एक समय हीलिंग का मैंने भी अपने आप को टाइम दिया है और मैं एग्जैक्टली बताऊँ तो मैं कनेक्ट भी आपसे उसी प्रोसेस पे हो पाई थी। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं देखती थी कि सभी ब्रीथ ले रहे हैं, तो मेरा एक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि मैं एनर्जी चक्रास इनको बहुत डीपेस्ट पढ़ रही थी, तो प्राण ऊर्जा के बारे में जब पढ़ा तो मुझे लगा कि ये लोग आधी सांसें लेके छोड़ कर कह रहे हैं मैंने भ्रामरी कर लिया, मतलब ठीक है। आप अपनी प्राण ऊर्जा तक पूरी सांस लेके नहीं जा रहे हो, पूरी सांस निकाल नहीं रहे हो, तो जो अग्नि को प्रज्वलित होकर के ऊपर तक आना था, नेगेटिविटी को ख़त्म करना था, जो उसका रूट कॉज है, तो डेफिनेटली आप उसे नहीं कर पा रहे हो। तो जब मैंने आपको देखा करते हुए कि आप वो अनुलोम विलोम का जो प्रोसेस करा रहे हो, तो मैं एग्जैक्टली वैसा करती थी। मतलब
मैंने उसमें ये चीज़ एक इनपुट डाला आपसे देख करके कि मैंने उसको थोड़ा जो है टाइम देखना शुरू किया, जो आप टाइम कैलकुलेट कराते हो, तो मैंने वो टाइम कैलकुलेट किया कि मेरा उतना कैलकुलेशन जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो एग्जैक्टली वो प्रैक्टिस करने से जा रहा है, बट ये बहुत काम करता है। और मैंने ये पहली बार किसी को रिलेट कराते हुए देखा है कि जिसने ब्रीथ को प्रॉपर लेना, होल्ड करना और छोड़ना सिखाया है। एक बार अगर आप इसी प्रोसेस को यहाँ पर एक बार फिर से बताएंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन कर रही हूँ क्योंकि मैंने तो देखा हुआ है, पर कोई है जो शायद नहीं देखा होगा, तो मैं चाहूँगी कि एक बार आप यहाँ पे उसको ज़रूर क्लैरिफाई करें। तो पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जिस प्राणायाम की आप बात कर रहे हो कि लोग जल्दी लेते हैं, जल्दी छोड़ देते हैं, आधा ही लेते हैं, तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा, एनर्जी कैसे काम करेगी वगैरह वगैरह, तो ये फैक्ट भी है, मैं इस चीज़ को मानता भी हूँ। मैंने कई बार ऐसा देखा है पार्क में कि कोई काफ़ी लंबे टाइम से कर रहा है, चश्मा चढ़ा हुआ है, आप पूछ लो या दोस्ती हो जाए, हाय हेलो हो जाए, बातचीत हो जाए, अगर आपने गलती से भी पूछ लिया कि अंकल जी आप कितने साल से कर रहे हो, तो जवाब सेम आता है कि बेटा जितनी तेरी उम्र नहीं उतने साल से कर रहे हैं, लेकिन चश्मा तो चढ़ा हुआ है अंकल जी आपको। तो कहते हैं योगा चश्मा थोड़ा उतार देता है, अंकल जी पेट भी तो निकला हुआ है आपका। अरे तो पेट कम करने के लिए थोड़ा योग कर रहे हैं भाई, इसके लिए तो कुछ और भी कर सकते हैं। फिर किस लिए कर रहे हो? अच्छा लगता है, सुबह उठ करके आप टहल लोगे तो भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगने के लिए करने की जरूरत नहीं है। जब मैं ये बोलता हूँ तो किसी किसी को लगता है तो बहुत कड़वा बोलता है। अगर मेरे को सिर्फ अच्छा लगाना है तो अच्छा लगाने के लिए तो आप रहने दो, फिर तो आप सुबह उठो, वॉक करके आओ, पूरे दिन आपको लाइट फील होगा, अच्छा ही लगेगा। लेकिन आपने 30 साल झोंक दिए योग में और आप कह रहे हो आपको अच्छा लगता है बस इसलिए कर रहे हो, तो आप मत करो। और जिस कॉन्सेप्ट की बात आप कर रहे हो कि मैं रिलेट कर पाई, या आपने जो लंबा सांस बोला वो क्या है, तो प्राणायाम का एक्चुअल डेफिनेशन पहले समझना पड़ेगा। तस्मिन सती श्वास पर श्वास योगार्थी विच्छेद प्राणायाम, या फिर बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझोगे प्राण आयाम, सांसों का विस्तार। अब अगर कोई ये करे, मतलब आप क्या कर रहे हो, सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, यही कर रहे हो ना। तो जब आप ये नहीं कर रहे थे तो भी तो सांस आ रही थी और जा रही थी, जब आप पैदा हुए तो भी तो सांस आ रही थी जा रही थी, तो आप बीमार क्यों हो गए? अगर सांस लेना छोड़ना प्राणायाम है तो आप बीमार ही नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि जैसे ही आप पैदा हुए उस माइक्रो सेकंड से अभी तक आपकी सांस चल रही है। सांस को कैसे लेना है, कितना लेना है, सांसों के प्रति जागरूक होना है तो किस तरीके से होना है, अगर ये समझ में आता है तब प्राणायाम होता है। कोई कहे नहीं यार सांस लेना छोड़ना प्राणायाम है, तुम क्या नया बता रहे हो, तो वो इंसान अगले 30 साल और करके देख ले, जब ठीक ना होना तो बताया हुआ 30 दिन करके देख ले, उसको खुद समझ में आ जाएगा कि उसने अपने 30 साल खराब कर दिए। तो करना क्या, जब मेरे को ये समझ में आ गया कि सांस लंबा लेना है, लंबा सांस मतलब लंबी आयु, सिंपल, जिसको ये समझ में आ जाएगा वो कोशिश कर सकते हैं। तो क्या करना, ये आपने मुद्रा बनाया, अनुलोम विलोम की बात कर रहा हूँ। आप पंच बनाते हो, लास्ट की 2 उंगलियों को खोलते हो, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करना होगा, लेफ्ट से लंबा गहरा सांस लेना होगा, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस बाहर, फिर राइट से इनहेल, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, फिर जिससे छोड़ा इसी से इनहेल, बंद करके दूसरे से एक्सहेल। बहुत सिंपल है, एक से लेना है दूसरे से छोड़ना है, दूसरे से लेना है पहले से छोड़ना है, पहले से लेना है दूसरे से छोड़ना है, दूसरे से लेना है पहले से छोड़ना है। कन्फ्यूज़न कुछ है ही नहीं। अब इसमें प्लस क्या करना है, तो पहला कि सांस की गति को धीमा और लंबा करना है। अगर सांस लंबा है, फिर कहता हूँ तो सांस लंबा है तो लंबी आयु है, इस चीज़ को दिमाग में बिठाओ, पहला काम। दूसरा, जब आप सांस लंबा लेते हो तो ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन तक होता है, ब्रेन एक्टिव होंगे, ऑर्गन्स मजबूत रहेंगे, तो बीमार पड़ने के या इम्यूनिटी के कारण, लाइक इम्यूनिटी वीक हो गई, मैं बीमार हो गया, मेरे को क्रोनिक डिजीज़ हो गई, कोरोना की वजह से मैं मर गया, ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा आपका कि आप इम्यूनिटी को मजबूत कर पाओगे, लंग्स लिवर किडनी हार्ट को मजबूत कर पाओगे। प्राणायाम में जब सांस लंबा भरोगे तो सांस लंबा मतलब प्राण शक्ति मजबूत, प्राण शक्ति मजबूत तो मुख्य 5 प्राण की बात होती है, प्राण अपान समान उदान व्यान, ये पांचों बैलेंस तो बीमारियां खत्म। ओवरऑल आप अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बशर्ते कि सांस आप भर कैसा रहे हो और सांस भरते हुए फील क्या कर रहे हो। और अगर ऐसा है कि ना मैं सांस लंबा भरूंगा ना मैं फील करूंगा, तो भाई तू तेल लेने जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, सिंपल। और नहीं तो मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी योग के नाम पे, लेकिन अचीव कुछ भी नहीं कर पाए। मैं इसे, आपने कहा ना कि ऑक्सीजन ब्रेन में जाती है, मैं इससे इसलिए भी रिलेट कर रही हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, क्योंकि मैं आपके हर एक कॉन्सेप्ट को अपनी तरफ से देख रही हूँ, क्योंकि हर इंसान भी आपकी चीज़ों को अगर कर रहा है सही तरीके से तो रिलेट ज़रूर करेगा। तो मैंने एक चीज़ देखी, लोग कहते हैं मैंने
1 घंटा किया, मैंने आधा घंटा किया, ठीक है। मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था ना, मुझे 10 मिनट बाद ही ना भयंकर चक्कर आए थे। और मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं थोड़ा उस वक्त प्रेशर, मतलब एक होता है ना जिद कि मैं इसके टाइम को बढ़ाऊंगी, मैंने 10 से 12वें मिनट किया होगा, मैं बेहोशी की हालत में थी। अगर ब्रेन को आप अच्छी ऑक्सीजन पहुंचा रहे हो तो ये चीज़ें पूरी महसूस होती हैं। मुझे नहीं लगता है कि 1 घंटा आप अगर कर रहे हो और उसके बाद भी अगर आपको 1 महीना बीत गया और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा इससे बिलीफ सिस्टम नहीं मेंटेन होता है, क्योंकि मैंने उसको खुद एक्सपीरियंस किया है। एंड यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है तो शायद और लोग भी करते होंगे। जैसे कुछ लोगों को कफ प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, तो लाइक ब्रोंकाइटिस हो गया या सांसों की या साइनोसाइटिस हो गई। ऐसी सिचुएशन में जब वो स्टार्टिंग करते हैं तो उनकी सांसें फूलने लगती हैं, ठीक है। तो इसमें आप किस तरीके से उनको सलाह देंगे कि वो करें और उनका ये चैलेंज भी दूर हो और प्लस उनकी ब्रीथिंग भी बेहतर हो जाए पहले से? मैं बताता हूँ। इससे पहले मैं आपका वो वाला ले लेता हूँ जो आपने बात बोली थी ना, उसको मैं थोड़ा और क्लियर भी कर देता हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि यार वो बात मैम ने बोली तो लेकिन वो बात रह गई। जैसे आपने बोला कि आपने 10 मिनट किया, जब 12 मिनट तक गए तो आपको चक्कर जैसा फील हुआ या बेहोशी लगी। मैं बताता हूँ कि जब कभी भी प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम की टाइमिंग है कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। जब आपने शुरुआती दौर में होते हो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन, आप शुरू के 5 मिनट भी करो, कोई टेंशन नहीं है। अचानक से हमें यूनिवर्स की रियलिटी को बदलना भी नहीं है। तो अगर मैं 5 मिनट भी कर रहा हूँ तो शुरू में अनुलोम विलोम की ही बात कर रहा हूँ मैं अभी। अगर मैं 5 मिनट भी कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरे हाथ में दर्द हो, मेरे कंधे में दर्द हो। अगर मेरे को सर्वाइकल है तो ये हिस्सा भी हैवी हो जाएगा। अगर मेरे को बैक पेन है तो स्टिफनेस फील होगी मेरे को। ये एक प्रोसेस का पार्ट है, ये होता ही है। अगर मेरे को आँख बंद करके बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रहा है, पसीना बहुत आ रहा है, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही है, तो मुझे अपने आप को ओवर पुश करने की ज़रूरत ही नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, कि एक ऐसा जो जड़ बुद्धि है जिसको कुछ नहीं पता, बिल्कुल ही साफ मेंटल है, प्रयास कर करके वो भी परफेक्शन तक जा सकता है। तो मैं क्यों ना 5 मिनट को परफेक्शन तक लेकर के आऊँ, फिर आगे बढ़ूँ। आप कहोगे सर जिनको सर्वाइकल है, बैक पेन है, आप कह रहे हो 5 मिनट भी करने पे उनको दर्द हो जाता है, तो ये प्रोसेस का पार्ट है। लेकिन आप जब डेली कोशिश करोगे 5 मिनट की तो धीरे धीरे वो ईजी लगने लग जाएगा। फिर आप 7 और 10 मिनट के ड्यूरेशन पे जा सकते हो। ये एक तरीका है, क्योंकि एकदम से मैं किसी को बोलूँगा आधे घंटे बैठो, तो आपकी वाली बात बिल्कुल सही है। लोग कहते हैं 1-1 घंटा कर रहा हूँ, 1-1 घंटे में वो क्या करते हैं पता है? वो घर पे आके ये बोलते हैं कि तेरा दादा 1 घंटे योग कर गया है। और योग में क्या करते हो दादाजी आप? अनुलोम विलोम करता हूँ मैं। तो ये वो लोग हैं ज़्यादातर। या फिर कुछ लोगों का क्या प्रॉब्लम है, कितनी देर करते हो योग? आधे घंटे तो अनुलोम विलोम करते हैं भाई हम। शुरू कब किया आपने, ख़त्म कब किया आपने? फिर वही लाइन आ जाती है सेम कि बेटा तू आज का पैदा हुआ है, हमें मत सिखा। तो सर जी आपको कोई सिखा ही नहीं रहा। अब बस ये जान लो कि मनमोहन योगी जैसे यूथ अब जागरूक हो रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, 1-1 महीने में आ रहा है। अब आप लोगों की डेट एक्सपायरी हो गई है, या तो आप संभल जाओगे, अच्छे से करने लग जाओगे, नहीं तो योग की वैल्यू को अब ख़त्म नहीं करने देंगे, क्योंकि अब यूथ जागरूक हो रहा है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमें अपने आप को टाइम देना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, ताकि चक्कर, वीकनेस, बेहोशी से हम अपने आप को बचा सकें। एक काम। दूसरा, आपने क्वेश्चन किया था मेरे से, एक बार रिपीट कीजिएगा उसको। मैंने कहा था कि जो जिनको ब्रोंकाइटिस है, तो जिन लोगों को भी कंजक्शन रहता है, जिन लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत होती है, सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि फिर ये सांस भरेंगे कैसे? अब पूरा ही कंजस्टेड है, वो सांस ले ही नहीं सकता। मैं कहूँगा लंबा भरो, लंबा सांस आ ही नहीं पा रहा है क्योंकि साइनस की वजह से पूरा ब्लॉक है। तो वो क्या करे? जो लोग भी अस्थमेटिक हैं, जिन लोगों को भी कंजक्शन फील होता है, जिन लोगों को भी अस्थमा है, जिन लोगों को पिछले 20 साल से मुंह खोल के सांस लेना पड़ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नाक के थ्रू हो ही नहीं रहा क्योंकि वो ब्लॉक है लगभग, तो उन लोगों को करने का तरीका क्या है? एक दिव्य धारा आता है, स्टिक जैसा आता है पतंजलि का। आप 1 बूंद गर्म पानी में डालो, ऊपर से कपड़ा ओढ़ो और मुंह खोल के लंबा सांस लो, वो स्टीम है। अगर आप स्टीम लेते हो 10 दिन भी अगर आप ऐसा करते हो, रात को खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, सोने से पहले कर सकते हो। और अगर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है और बहुत जल्दी ठीक होना चाहते हो और बहुत सीरियस हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, तो फिर दिन में 2 बार करो। रात को 1 बार करो, दोपहर में 1 बार करो, या फिर सुबह ऑफिस से जाने से पहले 1 बार करो। 2 बार गर्म पानी में 1-1 बूंद दिव्य धारा डाला, ऊपर से कपड़ा ढका, स्टीम लिया।
स्टीम लेने के बाद में बादाम रोगन नाक में 2-2 बूंद डाला। रात को सोने से पहले पैर के तलवों में सरसों का तेल लगाया। सुबह उठने के बाद में नोज़ को अच्छे से क्लीन करके, और अगर ब्लॉक लगता है तो फिर से पहले स्टीम ले करके, स्टीम लेने के बाद में क्लीन करके बादाम रोगन या सरसों का तेल डाल करके जब लगे अब ठीक है तो अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करो। अब ऐसा नहीं कि मेरा पूरा ब्लॉक पड़ा है, सांस लिया नहीं जा रहा, रात भर सोया नहीं हूँ, अब किसी ने कह दिया अनुलोम विलोम करो, सांस आ नहीं रहा था, अब ये फटने लग गया क्योंकि मैंने ज़बरदस्ती सांस भर लिया, अब ये दर्द होने लग गया क्योंकि ज़बरदस्ती सांस भर लिया, अब मेरे को छींक आने लग गई क्योंकि वो हिट हो गया वो पॉइंट। तो करने की ज़रूरत ही नहीं। आप इस तरीके से करो तो आप सांस ले पाओगे। और आप ये कह रहे हो कि ये ठीक हो जाता है क्या, तो डेफिनेटली ठीक कितने दिन में हो जाता है, तो विद इन 1 मंथ आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपने सात्विक आहार लिया, अपना रूटीन ठीक किया, टाइम पे सही समय पे आप सो गए, रात को पैर में सरसों का तेल लगाया, बादाम रोगन नाक में डाला, स्टीम डेली बेसिस पे लिया, प्राणायाम को एवरेज 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक का टाइम दिया, तो आप विश्वास मानो, मैंने बहुत लोगों को कराया है, अगर इंडिविजुअली भी आप पूछते हो तो विद इन 5 डेज चेंजेस दिखने शुरू होते हैं। इवन डे 1 भी कई ऐसे हैं मेरे पास में। एक स्टूडेंट था मेरे पास में, रोहित नाम था उनका, वो कहते थे मैं 7 साल से सोया नहीं हूँ। मैंने कहा आप ट्रायल करो, और तब मैं बिल्कुल नया था। मैंने कहा आप ट्रायल ले लीजिए। बोला अरे यार ट्रायल के चक्कर में। मैंने कहा फ्री है ट्रायल ले लो आप, अगर आपको समझ में आएगा तो ज्वाइन करना। एक क्लास करके जो इंसान 7 साल से सोया नहीं है, उस रात को लाइक जैसे आज मैंने क्लास कराया, अब ये वाली रात निकल गई, अगले दिन मेरे को एक मैसेज आता है कि हाय सर थैंक यू। और तब मैं नया था, मेरे लिए एक फीडबैक बहुत वैल्यू रखता था। अभी तो इतने लोग हैं जिनको खुद ही याद नहीं रख पाओगे आप। तो एक मैसेज भी आता तो लगता दिन बन गया। हाय सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर 7 साल बाद पहली बार रात को अच्छे से सोया हूँ। पहले दिन वो भी ट्रायल क्लास, उसमें भी कुछ खास नहीं कराया, उसके बावजूद भी चेंज। तो 1 माइक्रो सेकेंड में योग बेनिफिट देता है। मीन्स कि अगर आपने थोड़ा समय लगाया, 3 महीने भी मेहनत अच्छे से की, तो आपको कोई सा भी प्रॉब्लम बोलो, सांस संबंधी विकार 3 महीने में पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हो। और अगर सही से की तो डे 1 से बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा। 1 महीने में चेंजेस आएंगे बहुत बड़े, जो पिछले 20 साल में ठीक नहीं हुआ। लेकिन आपको बारीकियों का ध्यान रखना पड़ेगा। प्राणायाम कैसे करना है, कब करना है, कितनी देर करना है, प्राणायाम करने से पहले क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो बहुत मैटर करता है। प्राणायाम करते हुए सांस भरते हुए फील क्या कर रहे हो आप, वो भी मैटर करता है। इन सब का ओवरऑल रिजल्ट आता है कि आप कह पाते हो कि यस फाइनली 1 महीने में मैं ठीक हो गई। आप लोगों को अगर करना है तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिनको ब्रीथ में प्रॉब्लम होती है उनकी लाइफ में हर एक चीज़ ब्लॉक होती है। ठीक है, मतलब फिर वो कफ एरिया अगर आया तो वो आपके मनी के फ्लो को ब्लॉक करता है। ये मैंने एनर्जेटिकली बता रही हूँ। वो अगर कफ एरिया ब्लॉक हुआ तो फिर वो आपके बहुत सारे मैनिफेस्टेशन गोल को ब्लॉक करता है। फिर वो आपने कुछ सोचा है उस पर प्रोकास्टिनेशन लाने की जो पहली सीढ़ी होती है वो आपका यहीं से आता है। ठीक है, तो इससे अगर निकलना है तो आप बिल्कुल सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर मेरा दूसरा सवाल ये है, ये मेरे पास एक क्लाइंट थे, उनका है इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मैं योगा से अपने कान ठीक कर सकता हूँ? कान में क्या दिक्कत क्या है उनको? हाँ, उनको ये प्रॉब्लम हुई थी कि उनको दोनों कान के पर्दे डैमेज थे। ठीक है, तो उनको मेडिटेशन से काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ था। वो कहीं योगा कर रहे थे, उसकी कुछ स्टोरी उन्होंने सुनाई थी जो कि मैं यहाँ नहीं बताने वाली हूँ। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसा है, क्योंकि जिनको कफ की प्रॉब्लम होती है उनको कान की प्रॉब्लम 100% होती है। ठीक है, तो आप उसमें क्या ऐसा योग बताने वाले हैं, क्या ऐसा योग बताने वाले हैं जो उनके कान की इस सिचुएशन को बेहतर कर सकते? उनको मर्कटासन करना चाहिए, भुजंगासन करना चाहिए, अर्धमत्स्येंद्रासन करना चाहिए, सेतुबंधासन करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, उद्गीत प्राणायाम करना चाहिए, भ्रामरी करना चाहिए। अगर वो इस तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली इम्यूनिटी मजबूत भी होगी। और जो नेचुरली जो हमारा प्रोसेस है, चाहे हमारा सुनना हो, बोलना हो, देखना हो, वो सारी चीज़ नेचर हमें वापस कर सकता है अगर किसी भी कारण से हमारी थी लेकिन चली गई है तो। जैसे मेरे गुरुजी कहते हैं कि एक जन्म होता है माँ की कोख से और दूसरा जन्म होता है हमारा योग से। जैसे माँ की कोख से जन्म लेने में हमें 9 महीने लग गए, पूरा एक प्रोसेस है ना, ऐसे ही योग से अपनी किसी बड़ी बीमारी को ठीक करने में लास्ट भी अगर समय लग सकता है तो सिर्फ 9 महीने। 9 महीने में हमारा भी शरीर पूरी तरह से नया हो सकता है। प्लस वो ये कहते हैं कि अगर कोई बच्चा है जो अभी पैदा हुआ, 9 महीने का प्रोसेस लगा, अगले 30 साल आपने पाला तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको पालेगा कि नहीं। लेकिन अगर 9 महीने आपने टेक केयर कर लिया योग का,
खास करके अनुलोम विलोम का, भ्रामरी प्राणायाम का, उद्गीत का, भुजंगासन का, अर्धमस्तेंद्रासन का, मरकट आसन का, अगर आपने 9 महीने इस तरीके से अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए मेहनत कर ली तो आप यकीन मानो ये 9 महीने बाद जो बच्चा होगा, मीन्स योग जो आपको बनाएगा वो लाइफ टाइम आपको प्रोटेक्ट करेगा। सो ये मेरे को जानना पड़ेगा कि योग को अगर सही डायरेक्शन में मैं कर सकता हूँ। योग की डेफिनेशन है अथा योग अनुशासनम। अनुशासन मतलब योग। अब आप अनुशासित नहीं हो लेकिन आप तो योग करते हो, तो भाई आप कौन सा वाला कर रहे हो फिर वो आप ही डिसाइड करो, क्योंकि योग की डेफिनेशन पे भी अगर आप खरे नहीं उतर रहे हो तो फिर क्या ही रिजल्ट की बात करोगे आप। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है और मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे मेरे आपके सवाल के साथ ही मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया है सर कि चलिए ये तो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, बाहरी हैं, हमें दिख रही हैं, ठीक है। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, आपके ब्लड में भी बहुत सारी डिफिशेंसी आ जाती है। आजकल जो सबसे ज़्यादा सुनने में आ रहा है दैट इज़ B12 का कम हो जाना, विटामिन D का कम हो जाना, और उनको जब ये चैलेंज, और मेरे पास ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या ये हार्मोनल इम्बैलेंसिंग या ब्लड की डिफिशेंसी को भी बेहतर करने में योग हेल्प करता है? बेसिकली डेफिनेटली करता है। मेरे पे PCOD के बड़े केसेस आए हैं, ओके। और विटामिन D, B12 इनके भी बड़े केसेस आए हैं। रीज़न क्या है इसका, अगर ये भी जान लोगे तो भी ठीक हो जाओगे। योग तो सेकेंडरी हो गया। तो आप ये जानो कि हम लोग नेचर से डिस्कनेक्ट हैं। करेक्ट है। हम लोग धूप में नहीं बैठते, हम लोग बारिश में नहीं नहाते, हम खुली हवा में सांस नहीं लेते। हम पूरे टाइम या तो घर में हैं, या तो रूम में हैं घर के, या तो हम लाइक किसी भी कैब में, कार में, या फिर मेट्रो में, किसी में भी हैं, या फिर हम ऑफिस में। कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने आप को पैक किया हुआ है। और जहाँ पैक किया हुआ है, अगर बाहर धूप है तो अंदर क्या है, AC है। और सेम टाइम अगर घर की बात करूँ, ऑफिस की बात करूँ, कहीं किसी आपको जिस भी रास्ते आप जा रहे हो, जिस जगह पे आप बैठे हो उसकी बात करूँ, हर जगह जब कभी भी बहुत ठंड है तो सबके पास व्यवस्था है हीटर की, आपके ऑफिस में भी, आपके घर में भी। मीन्स इन शॉर्ट नेचर को आप ये कह रहे हो तेरे को जो करना है कर ले, तेरे खिलाफ खड़े हैं। और ये रीज़न है कि ये जो जितनी भी बीमारियाँ आप बोलोगे ना, ये सब उसके कारण है, और कोई रीज़न नहीं है। अगर और कोई रीज़न होता ना तो फिर रोड पे रह रहे लेबर को भी सेम प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। करेक्ट। उनको नहीं है। अब कई लोग कहते आ रहे हैं परसेंटेज निकाल लो ना भाई। नहीं है यार, तुम्हें नहीं पता भाई उनको कितनी बड़ी बड़ी बीमारी है, निकालो ना परसेंटेज। बॉलीवुड की अगर बात करोगे, टॉप लेवल की बात करोगे, उनको ऐसी ऐसी बीमारियां होती है जो आप सोच नहीं सकते। करेक्ट। जैसे सलमान ने अभी रिसेंटली बोला उसको कोई बीमारी है, उसने नाम ऐसा बोला कि नाम याद नहीं होगा, आप गूगल करोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब बॉलीवुड के बाद में आ जाते हैं उन लोगों के पास जिनके पास में पैसा अच्छा खासा है, उनके बच्चे भी पैदा होते हैं तो ज़्यादातर बच्चे गलत पैदा होते हैं, गलत इन द सेंस बीमार पैदा होते हैं। कईयों को कोई ऐसी बीमारी होती है जो लाखों बच्चों में किसी एक को नहीं है, या किसी को बचपन से ही बॉडी ही डेवलप नहीं हुआ। रीज़न कि मम्मी पापा को शुगर, BP, थायराइड है। अब उनका जो प्रोडक्शन हाउस ही अगर ख़राब है तो प्रोडक्ट कैसे अच्छा निकलेगा। करेक्ट। अब आ जाते हैं नीचे बिल्कुल लेबर के स्तर के, मतलब सबसे ऊपर बॉलीवुड हो गया, उसके बाद जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, इसके बाद वो आ जाते हैं जिनके पास में पैसा तो है बट मजबूरन मार्केट में चलते फिरते उनको काम करना पड़ता है, एवरेज 15-20 हज़ार मार्केट में घूम के, वो भी इससे स्वस्थ मिलेंगे। सबसे नीचे आओगे ना तो सबसे नीचे वाला कैसा इंसान है ना, उसको आप मोमोज खिला दो, उसको आप समोसा खिला दो, उसको आप चाउमीन खिला दो, वो हाथ धोने के लिए भी नहीं जाता, बहन जी अभी आ रहा हूँ हाथ धो के, वो ये ड्रामा ही नहीं करता। आप जाओ, आप किसी फ्लाईओवर के नीचे जाओ मेट्रो सिटीज़ में और जाके बोलो भैया ये लाई हूँ, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, तुरंत आपका सब खत्म हो जाएगा खाने वाला, और वो खा करके वहीं पे हाथ यूँ यूँ करके चलो ठीक है बहन जी मैं तो जा रहा हूँ, धन्यवाद आपका। उसको तो इन्फेक्शन नहीं हुआ, उसको तो फूड पॉइजनिंग नहीं हुई। प्रॉब्लम खाने में है ही नहीं, प्रॉब्लम अपने डाइजेशन को मजबूत ना करने में है। आप कहते हो कि सर मैं ना समोसा खाती हूँ पचता नहीं है, चाउमीन खाती हूँ पचता नहीं है, मैंने कहा रोटी, हाँ सर रोटी पच जाता है बट कभी कभी रोटी भी पचता नहीं है। तो प्रॉब्लम आप क्या खा रहे हो उसमें नहीं है, प्रॉब्लम जो खा रहे हो पचा पा रहे हो कि नहीं उसमें है। अगर पचाने का दम है तो पत्थर भी पच जाता है। करेक्ट। इन पे तो बात नहीं होती। सेम टाइम कि अगर मैं कहूँगा कि मेरे को कैल्शियम का प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी मेरे को बोल दी है, B12 का प्रॉब्लम है, PCOD बोल दिया, ये सब हो क्यों रहा है? PCOD के पीछे का बड़ा रीज़न ये है कि एक्सरसाइज ना करना और उल्टा सीधा खान पान। अब ये दोनों से जैसे जिस दिन बाहर आ जाओगे उस दिन आप ठीक हो जाओगे। और मैंने बड़े सारे PCOD वाले ठीक कराए, खूब मेहनत करवा के पसीना निकलवाया, सूर्य नमस्कार कराया, कपालभाति कराया, बटरफ्लाई कराया, गौमुख आसन कराया, अर्धमस्तेंद्रासन कराया, साथ में बोला बाहर का कुछ दिन छोड़ दो। डॉक्टर कह रहा था भैया ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है मेडिसिन चालू रहेगी आपकी, वो ठीक हो गया इंसान। एक ऐसा है किसी को बोला कि आपका IVF हम 3 बार ट्राई कर चुके हैं, नहीं हो पाएगा,
और वो योगा करती है, उसके बाद में अपने टेस्ट कराती है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, बाद में बोलते हैं हम आपका IVF कर सकते हैं क्योंकि रिपोर्ट्स आपकी ठीक आ गई हैं। एक मेरे पास में ऐसे है जिनका TSH 143 था, उनका गला इतना बड़ा हो गया था कि बच्चा यूं यूं करता था तो खाने का टुकड़ा निकलती थी वो। अब ये समझो 143 पे था TSH, 2.9 पे आ गया, ऑपरेशन बोला था टल गया, आवाज़ चली गई थी आ गई, ऐसे कैसे हो गया? तो योग ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटर बॉडी पे काम करता है, माइंड पे काम करता है, इंटरनल बॉडी पे काम करता है, सेल्स पे काम करता है, हार्मोन्स पे काम करता है, पॉजिटिविटी पे काम करता है, उस ऑरा पे काम करता है जो आपको किसी भी बीमारी से निकालने में सक्षम है। लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि जो योग मैं कर रहा हूँ क्या वास्तव में उससे रिजल्ट आते हैं। अगर आते हैं तो मेरा हक बनता है 1 महीने में ठीक होने का, और ये एटीट्यूड डेवलप कर लोगे तो डेफिनेटली ठीक हो जाओगे। मैं इस बात पे वापस आऊँगी सर कि आपने कहा कि ये एटीट्यूड डेवलप कर लोगे, क्योंकि मैंने ये देखा है कि लोगों को पता है कि उनका चैलेंज क्या है, उनको ये भी पता है कि सल्यूशन क्या है, पर फिर भी उनके पास एक्शन नहीं है अपनी चीज़ों को ठीक करने का। यहाँ पे आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग वेट से परेशान हैं, ठीक है, वेट गेन कर लिया परेशान है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है परेशान है, पता है कि एक्सरसाइज करेंगे योग करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, इसके बाद भी वो इसके लिए स्टेप नहीं लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखो मैं थोड़ा सा उल्टा चलता हूँ, उल्टा देखा है आपको। तो उल्टे का सेंस मतलब ये है कि अगर मेरे से आप ये क्वेश्चन करते हो कि ऐसे लोगों का क्या करें जिनके पास समय नहीं है, या ऐसों का क्या करें जिनको पता सब कुछ है लेकिन करना नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा वेट एंड वॉच। जिस फैमिली के लिए आपने टाइम लगाया, जिस फैमिली के लिए टाइम लगाने के कारण ये शरीर खराब हुआ है, जिस दिन भगवान न करे बेड पे आ जाओगे ना, उस दिन देखेंगे कि वो फैमिली कितना काम आती है। और ऐसे बड़े सारे लोग हैं जिन लोगों ने करोड़ों की संपत्ति बच्चे के नाम की, और जब वो बूढ़े हो गए तो उस बच्चे ने उस घर तक में रहने नहीं दिया। तो आप तो भूल ही जाओ कि आप क्या ही करोगे बीमार शरीर के साथ। और जिस सेकंड आपके घर में ही अगर पार्टी हो रही होगी, शादी हो रही होगी, आपका शरीर किसी कोने में पड़ा होगा और बदबू आ रही होगी ना, आपका बार बार एक रखना पड़ेगा कि भैया वॉशरूम ले जाओ इनको, एक काम करो टॉयलेट साफ़ करो, एक काम करो बेड, अरे एक काम कर आज पार्टी है इसको पीछे डाल, सबसे पीछे वाले रूम में डाल। तो अगर आपको ये समझ में आता है कि सर सही कह रहे हो आप, तो कर लो अपने ऊपर काम। मैं इस बात से बिल्कुल आपकी एग्री हूँ। हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, और जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे। संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए, और ये मेरा हक बनता है यार। मैं अपने लिए क्यों टाइम नहीं निकाल सकता? क्या गारंटी है कि वो वाइफ मेरे लिए खड़ी रहेगी? क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि वो बच्चा मेरे लिए खड़ा रहेगा? मनमोहन योगी इतना जानता है कि जब तक वो कोशिश कर रहा है अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपनी माँ को, अपने घर के बच्चों को, भैया को, सबको प्रोटेक्ट करेगा, अपनी जान से ज़्यादा प्यार करेगा। लेकिन जब कभी भी मैं ये सोचूं कि अगर मैं ना कर पाऊँ तो मैं कहूँगा सॉरी, मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मैं लोड नहीं ले सकता भाई, मैं खुद को हार्म नहीं कर सकता। मैं खुद के लिए टाइम निकालूंगा चाहे मैं कितना ही बिजी हूँ। अगर मैं ये नहीं कर सकता हूँ तो आने वाले टाइम में मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मेरे लिए कोई खड़ा होगा कि नहीं। तो आपको एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने लिए टाइम निकाल लो, एक चीज़। दूसरा ये लगता है कि सर टाइम निकाल दो ले, बट कराएगा कौन? मोटिवेशन नहीं आता ना। और बार बार जब सब बोलते हैं कि मैं मोटा हूँ करके, तो उस टाइम पे तो मोटिवेशन घास चढ़ने चला जाता है। 2 दिन प्रैक्टिस करता हूँ, बॉडी पेन बहुत होता है, फिर तो बिल्कुल ही नहीं कर पाता हूँ। तो अब बोलो सर इस लूप में से कैसे निकले? तो आप मेरे को एक बात बताओ, लॉजिकली बात कर रहा हूँ। एक माँ जिसका बच्चा भूखा है, दूध के लिए रो रहा है, तो माँ को आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा यू कैन डू इट मैम, आप कर सकते हो, दूध ला सकते हो अपने बच्चे के लिए। ड्रामा नहीं करना पड़ेगा। वो चाहे भीख मांगे, चाहे वो किसी से छीन के लाए, चाहे वो नौकरी करके लाए, जो भी जुगाड़ करना होगा करेगी, बच्चे की भूख मिटा देगी, वो दूध दे देगी। तो जब मेरी इच्छा शक्ति इस लेवल की होती है ना कि मुझे करना ही है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप मनमोहन योगी जैसे कर जाते हो, सुविधाएं ना होने के बावजूद भी। फिर कोई ऐसा है कि नहीं प्लीज़ मेरे को कोई अलग तरीका बता दो, तो भैया अगर आपको अपने शरीर से प्यार नहीं है, अगर आपका अपने लिए टाइम नहीं है, और आपको ये समझ में भी नहीं आता कि अगर आप नहीं तो फिर कौन, अगर इन सब के लिए आपके पास में टाइम नहीं है, तो वेट एंड वॉच। जब कभी भी शरीर वेंटिलेटर पे पड़ा होगा तो डॉक्टर लास्ट में फैमिली को आके यही बोलने वाला है कि मैम हमने कोशिश कर ली है, दवाई की ओवरडोज हो गई है। अब आपका पेशेंट ही अगर कोशिश करे तो ही ठीक हो सकता है, तो लास्ट माइक्रो सेकंड पे भी वो आपके ऊपर ही छोड़ने वाला है। तो आप कोशिश कर लो, और फिर भी अगर टाइम नहीं है तो किसी को जन्म पत्र ही दिखाओ, कहीं कोई कृपा रुकी हुई है, नहीं तो हरी चटनी खाओ। मतलब बेसिकली देखा जाए तो सर ने एक बात बहुत क्लियर की है यहाँ पे कि आपकी चॉइस है
कि आप अपने चैलेंज के लिए आज माइंडसेट बना रहे हो या फिर उस समय बना रहे हो जब बनाना माइंडसेट का आपके लिए मजबूरी हो जाए। तो मजबूरी से पहले मजबूती कर लीजिए, वो आपके लिए बेहतर विकल्प। बहुत बढ़िया। ठीक है। सर मैं एक चीज़ और आपसे यहाँ पे पूछूंगी। बहुत सारी माएँ हैं मेरी जैसी जो चाहती हैं कि उनके बच्चे भी आज योग में जाएं। मैं बेसिकली मेरी एक 6 साल की बच्ची है और मैं चाहती हूँ कि वो योग में जाए, वो स्पिरिचुअलिटी में जाए, वो इन चीज़ों से कनेक्ट हो। तो आप एक छोटे बच्चे को किस एज से मानेंगे कि वो इस दिशा में जाए और बेहतर कर पाएगा? अकॉर्डिंग टू योग गुरु, जो मैंने सुना मेरे सीनियर से या गुरुजी से, वो ये सुना था कि 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे को आप शुरुआत करवा सकते हो, ओवर पुश नहीं कर सकते हो। मेरे पास जो बच्चे हैं, मैंने 4 साल के बच्चों को कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार किया और वो बच्चे जिस एज में सही से बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, रूल रेगुलेशंस नहीं पता है, वो बच्चे 4 साल 4.5 साल की उम्र में मेरे पास में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। सो ऐसा, क्योंकि मैंने कभी चाइनीज़ की किसी की वीडियो देखी ना, 3 साल 2.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा स्विमिंग कर रहा है, तो मुझे लगता है हमारे बच्चे क्यों नहीं। ये ख्याल मेरे दिमाग में भी आता है। फिर ये लगता है कि यार इंडियंस कुछ लेवल पे ये नहीं बच्चों को इतना कराने की क्या जरूरत है, अभी बोलो पढ़ाई करे, और अभी तो बच्चा है, अभी तो खेलने दो। अरे भाई बच्चा जिस दिन बड़ा हो जाएगा उस दिन आपकी वैसे भी तो नहीं सुनेगा, तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन है? या तो उसकी कंडीशनिंग पे काम शुरुआत से कर लो, अदरवाइज जब वो बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाता है ना, तो बेटा वैसे भी नहीं सुनता है। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बच्चों को मैं किस तरीके से डीलिंग करूँ कि बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट ले पाए। अब जो स्पिरिचुअलिटी की बात आप कर रहे हो, जब हम 4 साल के थे तो हम भी नहीं करते थे। हाँ, जब हम 6 साल के थे तो हमें भी नहीं पता था। मेरी माँ ने मेरे गले में एक माला डाला हुआ था, मैं उसको बार बार ना ऐसा चूसता रहता था। अब अगर मैं अभी सोचूं कि यार ये क्या करता था, कोई सेंस नहीं है, बच्चा था मैं यही करता था, क्या करूं? तो बच्चे से एक्सपेक्टेशन बहुत रखने की भी जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को हम इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि बेटा इसको चक्रासन बोलते हैं, इसको धनुरासन बोलते हैं और इसको शीर्षासन बोलते हैं, मीन्स हेड स्टैंड। चला देखते हैं कि कौन कितना ज़्यादा कर सकता है, तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा। एक चीज़। दूसरा कि बच्चे को आप ओम चैंटिंग करवा सकते हो। लाइक बेटा मैंने देख कैसे किया कि डीप ब्रीथ किया, अब मैंने ओम का उच्चारण किया, ओ, तो ये तेरी मम्मा ने जो साउंड निकाला है, एक बार तू निकाल के मम्मा से लंबा करके दिखा। अब वो करेगा। और ओम का जो एक्चुअल बेनिफिट है, जो अभी आपको लगा होगा ना यहाँ पे साइलेंस, ऑरा, एनर्जी, वो सब आपके बच्चे को मिल जाएगी बिना उसको पता लगे भी। और जब वो बच्चा 7 साल 8 साल का होगा ना, तो बच्चा आपको क्या रहा होगा, मम्मा योग करते हैं ना। कारण पता है क्या है कि उस बच्चे में डेवलप होगी बहुत सारी चीज़, जैसे रनिंग बहुत अच्छी कर रहा है, फोकस बहुत अच्छा कर रहा है, पार्टिसिपेट बहुत ज़्यादा कर रहा है, हर एक इवेंट में इंटरेस्टेड रहता है, फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो है, दूसरों बच्चों से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो सब आएगा उसके बाद। तो आप उसको एडवांस योग कराओ, आप उसको कार्डियो कराओ, लाइक जंपिंग जैक कराओ, रनिंग कराओ, सूर्य नमस्कार कराओ, अनुलोम विलोम अगर थोड़ा बहुत कर सकता है तो कराओ, नहीं तो ओम का उच्चारण करवाओ। जिस किसी दिन एक पैकेज बना के उसके सामने रख दोगे ना, खेल खेल में योग करवाओगे, तो वो कर लेगा। और वो इतना अच्छा कर लेगा कि मेरे को गुरुकुल भेजा था, मैं 10-12 साल का होऊंगा, 6ठी-7वीं में था, तभी मैं भी योग के बारे में जानता नहीं था। आज योग में करियर बन गया। माँ ने अगर उस समय बोला होता आज बैठ जाओ और आधे घंटे अनुलोम विलोम कर, तो मैं कहाँ से योग में आता, मेरा योग से विश्वास उठ जाता, मैं कई बार सो करके जग चुका होता। तो मेरे को बच्चों को वैसे ट्रीट करना है जैसे पहले मैं बच्ची थी तो मेरे को ट्रीट किया जाता था। एक शब्द, एक लाइन आती है, सठे साठ्यम समाचरित, मतलब जैसे को तैसा, जो जैसा है। तो बच्चा कैसा है, बच्चा बच्चा है, तो बच्चों को बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे। बहुत ज्ञानी वाली बात करोगे ना, बहुत संस्कृत की लंबी लाइंस बोलोगे, मे बी वो ये तो कह सकता है अपने स्कूल में जाके, देखो पता है मेरी मम्मा को संस्कृत बहुत अच्छी आती है, बट उससे उसका आउटपुट नहीं आएगा। तो आपको उसको डील करना पड़ेगा बच्चे की तरह। अगर आप करने में सक्षम हो, या फिर आप नहीं कर सकते, हस्बैंड सही, हस्बैंड नहीं कर सकते, कोई ऐसा टीचर सही जो इस तरीके के बच्चे को ईजिली डील कर लेता है, करवाओ, आराम से बच्चा ट्रैक पे आ जाएगा, बाद में उसका भविष्य बन जाएगा। मैं इस बात से रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी जर्नी मेरी बच्ची के साथ ही शुरू हुई। तो जैसे मैं मेडिटेशन करवाती हूँ और जब मैं मंत्र चैंटिंग करवाती थी तो वो सुनती थी। सिर्फ वो थोड़ा देर से बोलना शुरू किया था उसने। तो मतलब लाइक बच्चे 1 साल 1.5 साल में बोलते हैं, उसने 2 साल 3-2.5 साल में बोला होगा।
लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो बहुत स्पष्ट बोलना शुरू किया, ये एक बात थी। तो मैं जैसे ग्रीन तारा मंत्र या इस टाइप के जिसमें वर्डिंग हिंदी से रिलेटेड नहीं होते हैं, जो ग्रीन तारा मंत्र है वो हम बोलते हैं ना कि ओम तारे तू रे सोहा। छोटे बच्चे बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं, बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं। उसको ये वर्डिंग याद हो गई थी, ठीक है। और मेरी बच्ची बहुत हाइपर एक्टिव है, मतलब वो एक जगह शांति से बैठती नहीं थी। तो मैंने उसके अंदर ये चेंज देखा कि उसने 1 महीने तक खेल में करती थी वो, एंड खेल में करते करते मैंने उसके अंदर एक चीज़ बदलाव देखना शुरू किया कि वो अब थोड़ा कम फालतू की चीज़ें जो वो कर रही थी वो कम हुआ, उसका फोकस बढ़ा उसका, ठीक है। एंड उसका राइट ब्रेन बहुत एक्टिव है, मतलब वो कला में बहुत अच्छी है। तो थोड़े दिन बाद मैं कुछ योगा प्रैक्टिस कर रही थी। सूर्य नमस्कार मैं करती हूँ 5 to 10 करती हूँ, पर आपके वीडियोस देखने के बाद मैंने संख्या बढ़ाई है उसकी। तो अभी मैं इसको देखती हूँ कि वो पूरा प्रोसेस तो नहीं करती, ब्रीथ तो नहीं लेती प्रॉपरली, पर वो जो पॉस्चर्स हैं उनको क्रिएट करने की कोशिश करती है, ठीक है। जैसे आसन होता है, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर डाल करके पद्मासन, हाँ, तो मैं वो करती हूँ। तो वो मेरा देख के भाई एक बच्चा और एक माँ में इतना ही चाहिए कि इन्वायरमेंट अगर मैंने क्रिएट कर दिया तो मुझे ज़्यादा बच्चे को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चे इतने कलाकार हैं आज के कि अगर आपने कुछ किया और उसको वो हिट हो गया तो आपने जितने साल लगाए थे वो उतने दिन में सीख सकता है। आप 5 साल में सीखे हो ना, 5 दिन में सीख जाएगा। बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है आज की डेट का, और खास करके कोविड के बाद का बड़ा समझदार हो गया बच्चा। लेकिन आपको वो माहौल बनाना, अब पता चला घर में हस्बैंड वाइफ लठ बज रहा है, हाँ, आए दिन गाली गलौच हो रही है। अब आपकी एक्सपेक्टेशन ये है बच्चे से कि बच्चा आने वाले समय में देश को बदलेगा और उसकी परवरिश ही ख़राब हो रही है। तो आपको माँ बाप को ध्यान देना पड़ेगा कि योग की भी बात नहीं कर रहा, कोई किसी भी स्पोर्ट्स में डालना हो, किसी भी एक्टिविटी में डालना हो, एटलीस्ट उसको आउटडोर लेकर के जाओ। चल पापा से तेज़ दौड़ के दिखा, पापा से ज़्यादा पुशअप लगा के दिखा, मम्मा से ज़्यादा जंप करके दिखा, बस इतना ही खेलना है। जब उसको इंटरेस्ट आने लग जाएगा ना, और जब उसको समझ में आ जाएगा ना कि पसीना बहने के बाद में शरीर में क्या चेंजेस आते हैं, तो आप अगर घर में सो भी रहोगे तो भी दौड़ लगा के आएगा। वो कहती है मैम मम्मा इसमें वो दूसरा नया कोई एक्सरसाइज लगा दो, ये हो गया। क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी ऊबते भी हैं, उनको कुछ नया चाहिए होता है, तो वो सीखने की प्रवृत्ति अपने आप आ जाती है। मैं रिलेट कर पा रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरे चीज़ों को बांधा है। एक चीज़ यहाँ पर और कनेक्ट करूँगी। कहते हैं लोग, जो मेरे पास सवाल आता है मैं उससे कह रही हूँ कि आपके जो 7 एनर्जी सेंटर्स चक्रास होते हैं वो योग और मेडिटेशन दोनों के साथ, क्योंकि योग के अंदर आपका मेडिटेशन आता है, ठीक है। किन अवस्थाओं में हम क्या प्रोसेस करें जिससे हमारे ये जो 7 चक्र हैं इनमें अलाइननेस आना शुरू हो जाए, मेडिटेशन में वो प्रोसेस थोड़ा बेहतर होना शुरू हो जाए? देखिए क्या होता है कि मैंने कई बार ऐसा बोला है कि मैं ना चक्रों पे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, और मैं कई बार ऐसा मजाक में ये भी कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को ही कि चक्रों के चक्कर में फंसोगे तो नुकसान में हो जाओगे। रीज़न, एक इंसान जिसको लिवर कमज़ोर है, एक इंसान जिसका किडनी कमज़ोर है, एक इंसान जिसको साइनस है, एक इंसान जिसको माइग्रेन है, एक जिसको पीसीओडी है, 3 महीने बाद घर में शादी है, वेट लॉस हो नहीं रहा, एक थायराइड है जिसको 3 महीने बाद घर में शादी है, उसका वेट लॉस हो नहीं रहा। अब ऐसे इंसान को चक्रों पे काम करना ही नहीं है, ऐसे को क्या करना, क्योंकि ये सब कहना कि ये मतलब बियॉन्ड लेवल की बातें हैं। उसको अलाइन करना, उसको एक्टिवेट करना, उसके थ्रू अपनी चीज़ों को मनवाना या काम करवाना, उसके लिए कठोर प्रैक्टिस चाहिए, तब चाहिए। मैंने किसी पॉडकास्ट में ये भी बोला था कि किसी ने मेरे से पूछा ये ड्रेस व्रेस ऐसा पहन के योग वाले चैन वैन तो टाइप, तो आप क्यों? मैंने कहा देखो ऐसा है कि जो कुर्ता पजामा धोती की बात या शिखा रखने की बात आप करोगे ना, अगर मैं वो रखता हूँ और माला वाला पहनता हूँ एकदम जने वने और सारी चीज़, तो उसको संभालने के लिए भी एक सात्विकता चाहिए, एक दम चाहिए, एक गट्स चाहिए जो मुझ में नहीं है। मैं आज का बच्चा हूँ, मैं खा भी लेता हूँ अपनी इच्छा से, मैं घूमता भी हूँ अपनी इच्छा से, मैं डांस भी कर लेता हूँ, मैं हनी सिंह के गाने भी सुन लेता हूँ। तो मेरे को अगर उस तरीके से आप देखने की कोशिश कर रहे हो तो मत देखो, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है योग, मेरे को अच्छा लगता है योग। मैंने कई बार बोला लास्ट माइक्रो सेकंड भी मेरे जीवन का होगा तो मेरे को लगेगा मुझे योग कराते हुए जाना है, ये मेरी जिद है योग। लेकिन योग मतलब योग गुरु करा रहा है वो गुरु जो ऑलरेडी गुरु घंटाल है, जिसकी कोई वीडियो आएगी तो आप कहोगे अरे मैं तो इसको भगवान मानती थी,
तो इस वाले कॉन्सेप्ट में मैं हूँ ही नहीं, और इसमें मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कोई इस तरीके से घुस जाए। तो एक सीधी सटीक बात यह है कि अगर आप अलाइन की बात करते हो, अगर आप चक्रों की बात करते हो, तो क्या मेरे को सुनने वाले लोग, मेरे को देखने वाले लोग उस पॉइंट पे जाना चाहते हैं? क्या उसमें वो इंटरेस्टेड हैं? क्या मैं उस पॉइंट पे, उस लेवल तक गया हूँ कि मैं उस बारे में बात कर सकूँ? अगर जवाब आता है नहीं नहीं, तो फिर ज्ञान देना ही क्यों है? क्योंकि एक से एक धुरंधर बैठे हैं जो इन सब चीज़ों पे बात कर सकते हैं। तो मनमोहन योगी का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि आप अपनी बीमारी को ठीक कर लो, आप वेट लॉस कर लो, आप सूर्य नमस्कार से फिजिकल हेल्थ ले आओ, आप अनुलोम विलोम से मेंटल हेल्थ ले आओ, अपनी लाइफ में अपने आप को एक ऐसे पॉइंट पे सेटल कर दो जहाँ बोल सको कि तेरे भाई को कोई बीमारी नहीं है और मैं कोई मेडिसिन नहीं खाता, मैं मस्त लाइफ जीता हूँ। उसके बाद ज़रूर आप कर सकते हो कि अब मेरे को चक्रों पे काम करना है, अब मेरे को खुद को अलाइन करना है, अब मेरे को मेडिटेशन की डीप नॉलेज गेन करनी है। तब मैं भी कहूँगा कि हाँ मैम, अब आप आगे बढ़ो, क्योंकि उससे पहले वाले कॉन्सेप्ट पे काम करोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि यार चल इंसान फाइनली ठीक हो गया। अब तो एडिशनली है, आप जो मन चाहे, मेरे को 500 रुपये का कोई प्रोडक्ट मंगाना है, मैंने मंगा लिया, वो कहता है कि अगर आप कस्टमाइज चाहते हो तो इसमें ये भी ऐड हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका लेमिनेशन का 230 रुपये अलग से। तो भाई अगर मैं 500 का लेने के बाद में सेटिस्फाई हूँ और जो मुझे चाहिए था वो मिल गया और मेरे पास में एक्स्ट्रा है, तो ठीक है 230 का तो लेमिनेशन भी कर दे भाई। लेकिन पता चला मैं गरीबी में हूँ, मजबूरी में ख़रीदना पड़ रहा है मेरे को, तो ये 500 देने के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ी थी, मैं कह रहा हूँ लेमिनेशन भी खरीदे। तो ये सेंस नहीं है। मीन्स मैं बीमार हूँ तो चक्रों पर जाने का कोई सेंस नहीं है। मेरे को पहले अपने आप को ठीक करना है और हक से, क्योंकि चक्रों वक्रों पर जाने के लिए ना शुद्ध चाहिए मन, आहार और विचार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो इतनी सात्विकता होनी चाहिए कि अगर मैं बैठ गया आधे घंटे ऐसे ना, तो अब दुनिया की कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती है। यहाँ 2 मिनट बाद तो अब इनको चक्कर जागरूक करने, एक तो यूँ कहेंगे यहाँ पे देखो आज्ञा चक्र दिख रहा है, यहाँ लाइट जल रही है, हाँ सर लाइट जल रही है, हाँ दिख गया। अब एक काम करो, उससे ऊपर चलो, सहस्त्रार दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है सर? वहीं शिखा के पास में जहाँ चोटी होती है सर, क्योंकि तुमने थोड़ी देर पहले फ़ोटो देखी है इसलिए तुम ये बकवास कर रहे हो। क्योंकि अगर चक्रों को देखना इतना आसान होता ना, तो कोई ऐसा पागल नहीं था जो हिमालय चला गया था। तो आपको उसकी डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी और किसी ऐसे से लेनी पड़ेगी जिसने एक्चुअली उस पर काम किया है, नॉट ओनली फॉर प्रोफेशन। वो अंदर घुसा है, उसको समझा है, लाइट्स को, एनर्जी को, वो कैसे काम करती है, मणिपुर चक्र कहाँ होता है, उसका अपना रोल क्या होता है, अनाहत विशुद्धि एक्चुअली क्या है, और क्या सच में इसके कोई कलर्स हैं। अगर किसी ने इतना डीप जाना है, सीखा है, तो आप प्राउडली उसके पास में जाओ कि गुरुजी मैं आपसे सीखने आया हूँ कि चक्रों पे कैसे काम करना है। अदरवाइज पहले अपने आप को ठीक करो। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे योग जो लोग कराते हैं वो चक्रा पे बात करते हैं। और उनसे अगर खुद पूछोगे पलट के कि क्या सच में तुमने फील किया है, आधे से ज़्यादा लोग, इवन 95% लोग, कोई जवाब नहीं है। उन्होंने किसी गुरुजी से सीखा था, वो गुरुजी ने भी किसी गुरुजी से सीखा था। ये बिल्कुल ऐसा है। आप मेरे को बताइए कि क्या आपने रसमलाई खाई है? हाँ डेफिनेटली खाई है। कैसी होती है बताइए एक बार? मीठी होती है, क्योंकि मैंने खाई है। जलेबी की तरह मीठी होती है? बिल्कुल नहीं, उसका टेस्ट अलग होता है। केसर की महक आती है बढ़िया। केसर की महक आती है। तो केसर का वो जो हम खरीदते हैं वो रेड वाला जो भूरा भूरा सा होता है, उस टाइप का होता है क्या कुछ? येलोइश ऑरेंज कलर का होता है। अच्छा, मतलब अगर मैं ज़्यादा कुछ पूछूंगा और ज़्यादा आप अच्छे से एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाओगे, तो आप मेरे को लास्ट में क्या बोलोगे? हाँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी, मैंने टेस्ट किया है बस। और आप ज़्यादा अगर मेरे को अच्छे से समझाओगे तो आप ये कहोगे कि सर आप खुद खा के देख लो ना, मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहे हो। सिंपल ना, राइट? करेक्ट। तो भाई जिसने चक्रों पे काम एक्चुअली किया ही नहीं है, सीख करके वो कहीं से आया है, तो वो भी तुम्हें वही सिखाने वाला जो वो सीख करके आया है। तो जिसने किसी ने काम किया होगा ना, रसमलाई खाई होगी, तो तुम्हें अच्छे से बता भी पाएगा और ले जाकर के रसमलाई की दुकान पे खड़ा भी करेगा। लेकिन पहले ये जान तो लो कि उसने रसमलाई खाई भी है या वो भी सुन करके बोल रहे हैं। तो मनमोहन सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से योग के बारे में बताया, उनके कॉन्सेप्ट को बताया, बहुत सारी रेमेडीज़ भी बताई, और मैं चाहूँगी कि आप इन रेमेडीज़ को देखें। आप सर के चैनल पे ज़रूर विज़िट करें। जयराम योगा नाम का चैनल है जिस पे जो भी सर ने बताया है उसके बहुत ही अच्छे डिटेल में वीडियो पढ़ें। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और डेफिनेटली आपको वहाँ से सीखने में मिलेगा। अगर आपको रिज़ल्ट आए तो आप सर के साथ ज़रूर अलाइन हो सकते हैं। ज़िंदगी है तो आप अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट चीज़ हासिल करते हैं और वो आपका होता है आपका स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो आप अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को बहुत खूबसूरती से अपनी लाइफ तक ला सकते हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी का कोई बड़ा गोल अचीव करना हो। क्योंकि अगर आपका शरीर ही अच्छा नहीं है तो आप अपने साथ ही नहीं हो तो दूसरों के साथ और अपने गोल के साथ क्या होगे। तो मेरे साथ इस पॉडकास्ट को अगर आखिरी तक आपने सुना है तो
नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सर को ज़रूर से थैंक यू और धन्यवाद कहिएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही डीपेस्ट नॉलेज हमारे साथ शेयर किया है, और जो ना कि हमारे जीवन को बल्कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को भी ठीक करने का काम करेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच सर। आप यहाँ पर आए और आपने हमारे साथ अपना बहुत ही कीमती समय, बहुत ही कीमती ज्ञान शेयर किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ आपको। थैंक यू सो मच।